कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन दिल्ली की सियासत का पारा हमेशा बिहार की गलियों में चढ़ता और उतरता रहता है। बिहार वो सियासी प्रयोगशाला है जहां रिश्ते मोम की तरह पिघलते हैं और पत्थर की तरह सख्त भी हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों और दुश्मनों की मियाद बहुत लंबी होती है और इसी बिहार के सियासी अखाड़े में पिछले कई महीनों से एक कशमकश चल रही थी। एक सवालिया निशान हवा में तैर रहा था कि 2025 में एनडीए का सेनापति कौन होगा। कयासों और अटकलों का बाजार गर्म था। हर कोई अपने अपने हिसाब से सियासी समीकरणों के घोड़े दौड़ा रहा था, लेकिन अब उन तमाम गुबार पर पानी पड़ गया। दिल्ली से आए एक फरमान ने बिहार की पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने वो ऐलान कर दिया जिसने विपक्ष के तरकश में का सबसे धारदार तीर छीन लिया। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। ये एक खास पेशकश है, प्लीज इसे जरूर से देखिएगा। तो हुआ यूं कि एक मोतिहारी की एक रैली में अमित शाह ने मंच से दो टूक कह दिया। तो सारे भ्रम दूर कर लीजिए, 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि नीतीश बाबू ने ही बिहार को उस भयावह जंगल राज से निजात दिलाई थी। इस वजह से अब इन्हीं के चेहरे पर सारा इलेक्शन होगा। तो दोस्तों, ये महज एक बयान नहीं है, ये एक सियासी मुहर है, ये एक पैगाम है कि बीजेपी के आला कमान का वो संदेश है जो साफ कहता है कि गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा नहीं और नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जिन पर एनडीए एक बार फिर दांव लगाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ऐलान की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी इस वक्त। दरअसल बीजेपी की बिहार इकाई में कुछ नेता जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए थे। उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। इसी वजह से जेडीयू के भीतर एक बेचैनी और असुरक्षा का माहौल मौजूद था। अमित शाह ने सही समय पर यह ऐलान करके न सिर्फ जेडीयू को इत्मीनान दिलाया, बल्कि उन सारी पार्टियों के महत्वाकांक्षी नेताओं को भी एक साफ संदेश दे दिया। ये बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति का भी हिस्सा है, जहां पार्टी को लगता है कि उसके पास कोई मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं है, वहां वो गठबंधन धर्म को प्राथमिकता देती है, जैसा कि बिहार में दिख रहा है। चलिए अब आपको उस सफर पर लेकर चलते हैं जहां जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में कोई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये कहानी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। 2005 में जब एनडीए की पहली बार मजबूत सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और यहीं से सुशासन बाबू की छवि का आगाज हुआ। 2010 वो साल था जब इस जोड़ी की शोहरत बुलंदी पर थी। एनडीए ने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसने सबको चौंका दिया। जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटें मिली। ये नीतीश मोदी मॉडल का सुनहरा दौर था। लेकिन 2015 में सियासत ने करवट ली। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और अपने पुराने विरोधी लालू यादव से हाथ मिला लिया। महागठबंधन बना और चुनाव में एनडीए को शिकस्त मिली। वक्त का पहिया फिर घूमा और 2020 में एनडीए एक बार फिर साथ आ गई। लेकिन इस बार नतीजा दिलचस्प था। बीजेपी 74 सीटें जीतकर बड़े भाई की भूमिका में आ गई, जबकि जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार का कद घट गया, उनकी पार्टी कमजोर हो गई। इसके बावजूद बीजेपी ने अपना वादा निभाया और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। ये बीजेपी की एक तरह से गठबंधन धर्म निभाने की एक बड़ी मिसाल थी। लेकिन तभी से यह सवाल उठने लगा, कब तक? अमित शाह के बयान ने उस कब तक पर फिलहाल के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। 2020 में नीतीश कुमार के इस कद को कम करने के पीछे आरजेडी से ज्यादा एक और किरदार की बड़ी भूमिका थी और वो थे चिराग पासवान। उस वक्त चिराग पासवान ने एक मशहूर नारा दिया, मैं मोदी का हनुमान हूं। लेकिन नीतीश
का विरोधी। एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर सिर्फ उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू लड़ रही थी। नतीजा, एलजेपी भले ही एक सीट जीती, लेकिन उसने जेडीयू के वोट बैंक में ऐसी सेंध मारी कि जेडीयू की दर्जनों सीटें आरजेडी या अन्य पार्टी की झोली में जाकर चली गई। सियासी पंडित मानते हैं कि चिराग ने उस वक्त वोट कटवा की नहीं बल्कि गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी। लेकिन सियासत इसी का नाम है। आज वही चिराग पासवान एनडीए का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। उनके पास अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत और लगभग 6% का मजबूत ट्रांसफरेबल पासवान वोट बैंक है, जो उन्हें किसी भी गठबंधन के लिए एक अनमोल संपत्ति बनाता है। सिर्फ चिराग ही नहीं, एनडीए के कुनबे में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी हैं। मांझी महादलित वोटों की पकड़ रखते हैं तो कुशवाहा कोयली कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन छोटे सहयोगियों के साथ लेकर चलना और उनकी महत्वाकांक्षाओं को साधना भी एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में 1-1% वोट कीमती है। अब सवाल यह है कि एनडीए की इसी स्पष्टता के बाद विपक्ष क्या करेगा। तेजस्वी यादव और आरजेडी का सबसे बड़ा सियासी हथियार यही था कि बीजेपी किसी भी वक्त नीतीश चाचा को धोखा देगी। अभी अमित शाह के बयान ने उस हथियार को कुंद कर दिया है। तो अब तेजस्वी की नई रणनीति क्या होगी? सूत्रों की माने तो तेजस्वी अब नेतृत्व के सवाल से हटकर जमीनी मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। रोजगार और नौकरी, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी के वायदे को फिर से केंद्र में लाएंगे और युवाओं को ये याद दिलाएंगे कि सरकार इसी मुद्दे पर नाकाम रही है। दूसरा, महंगाई और कानून व्यवस्था। वो महंगाई, पलायन और बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार के सुशासन के दांव पर ही सवाल उठाएंगे। और तीसरा, जातिगत जनगणना। तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण और हिस्सेदारी का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे, ताकि पिछड़े और अति पिछड़े समाज को अपने पाले में लाया जा सके। तेजस्वी अब सिर्फ MY मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर नहीं है, वो A to Z की पार्टी की बात कर रहे हैं। विपक्ष की ये रणनीति एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। अब आते हैं एनडीए के अंतिम और आखिरी फार्मूले पर। अमित शाह के ऐलान के बाद जो तस्वीर उभर कर आई वो ये है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां 101-100 सीटों के आसपास यानी बराबर की हिस्सेदारी पर चुनाव लड़ेंगी। यह सम्मानजनक समझौते का प्रतीक है। एनडीए का चुनावी नारा भी अब साफ हो गया। नीतीश का तजुर्बा और मोदी की गारंटी। एक चेहरा राज्य का तो दूसरा चेहरा केंद्र का। यह एक मजबूत सियासी कॉम्बिनेशन है। जेडीयू नीतीश के 18 साल के काम को गिनाएगी तो बीजेपी मोदी के नाम पर राष्ट्रीयता और विकास का एजेंडा सेट करेगी। तो दोस्तों, बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अमित शाह ने नीतीश कुमार को कमान सौंपकर न सिर्फ अपने गठबंधन को मजबूत किया बल्कि विपक्ष को भी एक नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। 2025 का चुनाव अब सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं बल्कि दो मॉडलों की टक्कर होगी। एक तरफ होगा एनडीए का अनुभव और गारंटी वाला मॉडल, तो दूसरी तरफ होगा तेजस्वी यादव का युवा रोजगार बदलाव का नारा। ये जंग दिलचस्प होगी क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि अपनी अपनी साख और विरासत को बचाने की भी है। देखना यह है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के लंबे अनुभव पर भरोसा जताती है या फिर तेजस्वी यादव के बदलाव के वादे पर यकीन करती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं देश विदेश और बिहार के कुछ खबरों पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।